बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 67 मुलाहिज़ा फरमाएं। क्या मौजूदा हालात में वो इस शादी के लिए तैयार होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी सोच दूसरों की सोच से मुख्तलिफ हो, क्योंकि जब से वो आज़ाद हुआ था उसका रवैया बिल्कुल नाकाबिले फ़हम था। शानी उसके बारे में किसी किस्म का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकती। किसी वक्त उसे लगता कि जैसे ये वो रुस्तम है ही नहीं। रुस्तम कमरे में बैठा था, उसके बाल चेहरे पर झूल रहे थे। झोंपड़े की कच्ची दीवार पर उसका साया मुहीब नजर आता था। उसके सीने में एक तूफान था। इस तूफान के बारे में सिर्फ वो जानता था, किसी और को पता नहीं था और ना पता लग सकता था। इतने में मुखिया दराज और आरफ कंबुआ अंदर दाखिल हुए और ओले से रुस्तम के करीब बैठ गए। रुस्तम ने अपनी आतशीन निगाहों से उन्हें देखा, जैसे पूछ रहा हो कि क्या लेने आए हो। दराज ने आरफ कंबुआ को टहुका दिया। आरफ ने खनकार कर गला साफ किया और बोला, रुस्तम खुदा के लिए खुद को संभालो, तुम बिल्कुल चलने लगते हो। गैर अजनबी ना कुछ सुनते हो ना समझते हो। किसी वक्त तो लगता है कि तुम्हें दोस्त दुश्मन की पहचान भी नहीं रही है। दराज ने कहा, हाँ भैया, आपा दुश्मन नहीं दोस्त हैं और तेरे लिए दोस्तों की तरह सोच रहे हैं। तुझे खबर नहीं कि आपा तेरे कितने पापड़ बेल रहे हैं। आरफ ने बेहद संजीदगी से कहा, रुस्तम अब ये बात बिल्कुल ढकी छुपी नहीं है कि तुम छोटी चुदरानी को दिलो जान से चाहते हो। वो भी तुमको पसंद करती है। तुम दोनों की सख्त जरूरत भी है कि तुम एक दूजे के हो जाओ, एक दूजे का सहारा बन जाओ। खास तौर पर छोटी चुदरानी के लिए तो ये बात बहुत जरूरी है। रुस्तम ने अंगारा आंखों से आरफ को घूरा, फिर वो बेहद मदम और बैठी हुई आवाज में फुनकारा, चले जाओ, खुदा के लिए चले जाओ। आरफ कंबुआ का चेहरा एक लम्हे के लिए फीका पड़ा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। देखो रुस्तम, तुम बना बनाया काम खराब मत करो। ऊपर वाला तुम्हारे दिल की तमन्ना बड़ी सखावत से पूरी कर रहा है, तुम्हें छप्पड़ फाड़ कर दे रहा है। इनकार करोगे तो बहुत बड़ी नाशुक्री करोगे, बेवकूफ़ी करोगे। दराज ने कहा, आज आपा के 10 खानदानों की 10 बड़ी जनानियां छोटी चुदरानी के पास गई थी। उन्होंने देर तक चुदरानी से बात की है। वो बड़ी हद तक मान गई है। उसने कहा, बड़ी हद तक नहीं, वो बिल्कुल मान गई है। आरफ कंबुआ ने दराज की बात काटते हुए रुस्तम का हाथ दबाया। हाँ रुस्तम, वो मान गई है, वो बेवकूफ़ नहीं है। हर ऊंच नीच समझ रही है और फिर तू उसका प्यार भी है। रुस्तम ने आंसू से भरी हुई सुर्ख आंखें आरफ पर मरकूज रखी। झूठ मत बोल, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बीबी जी को जानता हूँ, कोई और नहीं जान सकता। तेरे सर की कसम रुस्तम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हम सब ने मिलकर उसे मना लिया है। हम शरा के मुताबिक तुम दोनों को एक करेंगे, तुम्हारा ब्याह करेंगे। रुस्तम के सारे जिस्म में लर्जिश सी नमूदार हो गई। इस लर्जिश के सबब उसकी आंखों में ठहरा हुआ पानी भी थिरकने लगा। वो जैसे इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। इस बात का बोझ बहुत ज्यादा था। रुस्तम की हिम्मत इस बोझ की निस्बत बहुत कम थी। वो शशदर था। ये कैसे हो सकता है? तुम गलत कहते हो, वो बोला। तुम अभी 8-10 घंटों में सब कुछ अपनी आंखों से देख लोगे, आरफ कंबुआ ने पूरे यकीन से कहा। रुस्तम की समझ में जब कुछ नहीं आया तो उसने अपना सर घुटनों में छुपा लिया। इसके अंदाज से यहाँ था कि वो तन्हाई चाहता है। इसकी ख्वाहिश है कि वो दोनों यहाँ से चले जाएं। वो दोनों उठ गए। उठते हुए उन्होंने एक दूसरे को मानी खेज नजरों से देखा और कमरे से बाहर निकल कर दराज ने कहा, लगता है कि लोहा गर्म हो रहा है, 1-2 आखिरी चोट की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि अगर इस मौके पर रुस्तम को यकीन हो जाए कि छोटी चुदरानी मान गई है तो वो भी हर उल्टी पलटी बात भूल जाएगा। आरफ ने मलबूरन का सिगरेट सिलगाया और सरगोशी में दराज से बोला, अब जरा भरजाई को छोटी चुदरानी की तरफ भेज। दराज इस बात में सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। शानी बेकरारी से कमरे में टहल रही थी। उसके अंदाजे के मुताबिक रात के 12 बज चुके थे। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिलो दिमाग में जंग जारी थी। ये जिंदगी किस काम की थी? ये किसी भी वक्त दुश्मनी की आग में जलकर खाकस्तर हो सकती थी। अगर ये किसी के काम आ जाती, किसी के जख्मों का मरहम बन जाती तो क्या बुराई थी। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से मुहीब सवाल भी उठते थे। वो अपनों से दूर थी। एक ऐसे शख्स के साथ उसका नाता जुड़ रहा था जो कानून के कागजों में कातिल और डाकू था। पुलिस फांसी का पंथा लेकर उसके पीछे भाग रही थी। अचानक दरवाजे पर आहट हुई और बाखू अंदर आ गई। उसके हाथ में एक टोकरी सी थी। अजीब दहकानी गर्म जोशी के साथ वो आगे बढ़ी और उसने शानी को गले से लगा लिया। उसका सर अपने कंधे पर रखते हुए बोली, निकड़ी, सियाणे कह गए हैं, सदा ना बागे बुलबुल बोले, सदा ना बागे बहारा, सदा ना मापे हुसैन जवानी, सदा ना सोबत यारा। जो कुछ भी इस जिंदगी से मिल जाए ले लेना चाहिए, चाहे घड़ी 2 घड़ी की खुशी क्यों ना हो। और निकड़ी, तुम्हारी खुशी तो अल्लाह ने चाहा तो बड़ी लंबी होनी है। तुम दोनों ब्याह करके कहीं दूर निकल जाना, पठानों के इलाके की तरफ। वहां पुलिस की हवा भी तुम दोनों को नहीं लगेगी। मैं सच कहती हूँ निकड़ी, कुदरत ने ये बड़ा ही अच्छा मौका तुम दोनों को दिया है। लेकिन शेकिन ना कर मेरी निकड़ी। बाखू ने उसे अपने साथ बेंच कर माथा चूमा।
अभी दराज और आरफ दोनों रुस्तम के पास गए थे। बड़ी देर तक उसके पास बैठ रहे हैं। बड़े ऊंचे दिमाग वाले हैं ये दोनों। रुस्तम को ब्याह के लिए राजी करके ही उठे हैं। अभी आकर इन्होंने मुझे बताया है। शानी ने पूरी आंखें खोलकर माको की तरफ देखा। तुम सच कह रही हो माको, या तो क्या अपनी निकड़ी बहन से झूठ बोलूंगी? शानी गुमसुम खड़ी थी। माको अपने साथ जो टोकरी लाई थी वो जमीन पर पड़ी हुई थी। उसने झुककर बांस से बनी हुई टोकरी उठाई और शानी के सामने उसका ढक्कन उठाया। ये टोकरी ऊपर तक छोटे छोटे सफेद फूलों से भरी हुई थी। सैकड़ों फूल होंगे। हल्की हल्की बहक कमरे में पहले से मौजूद थी, अब ये और तेज हो गई। उसने टोकरी सामने खिड़की की दहलीज पर रखी और बोली, ये भी आपा की हमारी एक रस्म है। ये फूल बस्ती के लोगों ने इकट्ठे किए हैं। हर बच्चे बड़े ने एक एक फूल दिया है। ये काऊ के फूल हैं। ये जंगली फूल प्यार की निशानी होते हैं। मैं ये फूल यहाँ तेरी खिड़की में छोड़े जा रही हूँ। अगर सवेरे तक तेरा जवाब हाँ में हुआ तो ये सारे फूल अपने दोपट्टे में डालकर टोकरी खाली कर देना। और मुझे यकीन है निकड़ी तेरा जवाब जरूर हाँ में होगा। सवेरे ये टोकरी खाली मिलेगी। वो बड़े इत्मीनान के साथ शानी की तरफ देख रही थी। लालटेन की रोशनी उसकी सुरमा लगी आंखों में मुनक्कस हो रही थी। शानी के जिस्म में हल्की सी लर्जिश थी। इसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। फिलवक्त इसकी ख्वाहिश थी कि बाको जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए। वो बड़ी दाना औरत थी। उसकी दैकानी दादाई ने उसे बता दिया कि अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए और वो चली गई। शानी कमरे में तनहा रह गई। हाँ, वो तनहा रह गई, फूलों के साथ, रोज़न से झांकने वाले चांद के साथ और कहीं दूर बजती बांसुरी के साथ। वो सोचती रही। ख्यालात के लश्कर उसके दिलो दिमाग पर यलगार करते रहे। आज तक उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं सोचा था, ना ही कभी अपने मुस्तकबिल की कोई शक्ल मुतय्यन की थी। लेकिन मुस्तकबिल का एक मुहूम सा खाका उसके ज़हन में भी था। फ़ाखर से जुदा होने के बाद ये मुहूम सा खाका उसके जहन में नमूदार हुआ था और बस कभी कभार ही अपनी झलक दिखाता था। उसके खाके में एक छोटा सा घर था, फूलों से ढका हुआ और झरनों में गिरा हुआ। सरे शाम उस घर में खुशबुएं बिखर जाती थी। सितारे झरोकों से झांकते थे। उस घर में एक बच्चे की चहकारें और शरारतें भी थी। बच्चा कौन था? हाँ, ये वही मासूम था जो माँ की मौत के बाद शानी को अपना सब कुछ समझ बैठा था। ये मुन्ना था। उस घर में शानी और मुन्ना आगे पीछे भागते थे। इस घर में चौड़े सीने और मजबूत बाजुओं वाले एक मर्द का हेवला भी था। ये मर्द कौन था? कौन था जो बारीक कदमों से आता था, शानी और मुन्ने को एक साथ अपनी मोहब्बत भरी बाहों में लेकर पींच लेता और फिर किसी अच्छे से खाने की फरमाइश करता था। इस तसव्वुराती घर में एक साफ सुथरा खुशबूदार बिस्तर भी था। ऐसा बिस्तर जिस पर घने बालों और बूझल सांसों वाला कोई जिस्म शानी को रोनता नहीं था। इसके कोमल जिस्म को अपनी अजियत रसानी से कुचलता नहीं था, बल्कि इस रेशमी बिस्तर के गिर्द नरम खुशबूदार मोहब्बत का चमकीला हिसार रहता था। इस मर्द का हवेला इस बिस्तर को और भी दिल नशीं बना देता था। कौन था ये मर्द? इस मर्द की शक्ल शानी को वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आती थी, लेकिन वो बहुत हद तक शानी को जाना पहचाना लगता था। उसके लंबे बाल थे, उसकी छोटी सी रेशमी दाढ़ी थी, उसके शाने चौड़े और खमवार थे। वो बड़ी ठहरी हुई आवाज़ में बोलता था। वो कुछ रुस्तम से मिलता जुलता था और कभी कभी शानी को लगता था कि वो रुस्तम ही है। आज भी वो इसे अपने तसव्वुर के महूम से खाके में देख रही थी, लेकिन आज इसकी शक्ल शानी को हमेशा से वाज़ेह नजर आ रही थी। शानी ने अपनी आंखों की नमी साफ करने के लिए हाथ उठाया तो इसकी निगाह अपनी कलाई पर पड़ी। दूधिया जिल्द पर नील अभी तक मौजूद था। यह कठोली गांव में रुस्तम की नाकाबिले शिकस्त गिरफ्त का नील था। कठोली गांव के मेले और खूनी हंगामे का सारा मंजिर एक बार फिर शानी की निगाहों में घूम गया। चौधरियों के हाथों बेबस होने के बावजूद रुस्तम बेबस नहीं हुआ था। दुश्मनों की भीड़, लाठियों की बारिश में उसने शानी का हाथ अपने हाथ से निकलने नहीं दिया था। शायद वो अगर हिम्मत हार जाता तो वो सदाए एहतजाज बुलंद ना होती, जिसने देखते ही देखते इर्द गिर्द का सारा मंजिर बदल दिया था। दानाओं ने सच कहा है, जब सरों में सौदा हो और इरादे मुसम्मम हो तो दीवारों में वर बनते हैं। सोचते सोचते शानी का ज़हन थक गया। वो चारपाई पर नीम दराज हालत में लेट गई। गुनूदगी की कैफियत में उसका अपना हेवला इसके सामने आन खड़ा हुआ। ये रंग वाली की छोटी बीबी का हेवला था, भारी भरकम कपड़ों में लिपटा हुआ, जेवरात से सजा हुआ। हेवले ने उससे कहा, आज एक आखिरी फैसला कर ले शहनाज, तू चाहती क्या है? लेकिन जो फैसला भी करना है इससे पहले ये सोच लेना, तू रंग वाली के ऊंचे शमले वाले चौधरी इरशाद की धी रानी है। मैं सब जानती हूँ, लेकिन ये भी जानती हूँ कि कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, उसका किरदार उसे छोटा या बड़ा बनाता है। इसका मतलब है तू खुद को रुस्तम के बिस्तर पर लिटाएगी, अपना आप उसके सुपुर्द कर देगी हमेशा के लिए। अगर उसके साथ दस्तूर के मुताबिक मेरी शादी होती है तो फिर एक बीवी की ऐसी उसे मोहब्बत देना मेरा फर्ज होगा और मैं ये करूंगी। शायद तू गलत कह रही है। तो ये शादी इसलिए नहीं करेगी कि रुस्तम से बेहद मोहब्बत करती है, तो ये शादी इसलिए करेगी कि तेरी वजह से रुस्तम बहुत सी तकलीफों से गुजरा है,
तो ये शादी एक कफारे सजा के तौर पर करेगी। रुस्तम तेरे जिस्म से खुशी कशीद करेगा, इससे खेलेगा, इसे फतह करेगा। इस तरह तुझे एहसास होगा कि तू अपनी कोताहियों की तलाफी कर रही है। ये शादी नहीं है, ये तो एक तलाफी है। अगर ऐसा भी है तो इसमें क्या हर्ज है? और ये फ़कत तलाफी ही तो नहीं है, इसमें मोहब्बत भी तो है। और मोहब्बत तलाफी के साथ मिलकर हसीन तरीन हो जाती है। फिर जब इस मोहब्बत को अज़दवाजी रिश्ते की ताकत मिले तो इसमें और शिद्दत आएगी। सोच ले शहनाज, वो तुझे पूजता है और पूजा बस उसकी होती है जिसका उसूल नहीं होता। जब तू हासिल हो जाएगी तो देवी नहीं रहेगी, फ़कत घर वाली कहलाएगी। अगर ऐसा है तो मुझे ये भी कबूल है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वो मुख्तलिफ है, उसका प्यार भी मुख्तलिफ है और वो बातें भी सबसे जुदा करता है। वो कहता है कि अगर हीर रांझा मिल भी जाते तो जिंदगी की आखिरी सांस तक हीर रांझा ही रहते। सब इसी गलत फहमी में होते हैं शहनाज कि उनका प्यार अनोखा है। आखिर में वही अवस की कहानी निकलती है, ताजमहल मत बनाओ शहनाज, क्योंकि ये गिर जाते हैं। गलत कहती हो, मैंने किसी से सुना था ताजमहल बनाने चाहिए, क्योंकि कभी कभी सचमुच के ताजमहल बन जाते हैं और वो गिरते नहीं हैं। उन्हें दरियाए जमुना के किनारे हर कोई देख सकता है, छू सकता है। किताबों कहानियों की बातें कर रही हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। एक बार फिर अच्छी तरह सोच समझ लो। इससे पहले कि शानी जवाब देती, इसे लगा कि दर्जनों बीसियों मोहतरम औरतें और बच्चे हाथों में काऊ के फूल लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो गा रहे थे, तेरा माई बड़ी दूर से आया है, इसका मुखड़ा जख्मों से गहराया है। देखनी इसके भेड़े खालों को, देखनी इसके पाँव के छालों को। मुस्कुराते चेहरों वाले लोग अंदर चले आए। शानी का मुखालिफ फेवला इन चेहरों के पीछे ओझल हो गया। अंधेरे में उजाले की अमेजिश बढ़ती चली गई। चिड़ियों की चहकने की आवाज़ें आने लगी, मवेशियों के गले में बंधी हुई घंटियाँ इस वसी झोंपड़ा बस्ती के तूलो अर्द में जल तरंग बिखेरने लगी। शानी बड़े वकार के साथ अपनी जगह से उठी। इसके सामने खिड़की की दहलीज पर बांस की टोकरी पड़ी हुई थी। इसमें काऊ के फूल थे। इसे लगा ये फूल नहीं बल्कि आंखें हैं जो इसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही हैं। शानी के सीने में एक मीठी सी लहर उठी, एक ऐसी कैफियत जो इसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो धीरे धीरे खिड़की के सामने आ गई। फूल इसके सामने थे। वो इन फूलों के हवाले से आखिरी फैसले पर पहुंच चुकी थी। रात को माखो ने इसे बताया था कि अगर इसका जवाब हाँ में हो तो इन फूलों को अपनी ओढ़नी के दामन में भर ले, और शानी इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि इन फूलों की जगह अब इसकी ओढ़नी का दामन ही है। वो टोकरी के पास पहुंचकर अपनी उंगलियों की पूरों से इन फूलों को छूने लगी। इन पर शबनम की हल्की सी नमी थी और खुशबू इनके मुसामों से फूटती महसूस हो रही थी। यकायक हया की लहर से शानी के रुखसार तप गए। इसे लगा जैसे वहां छुपी सैकड़ों निगाहें इस खिड़की की तरफ देख रही हैं, और शायद इन निगाहों में कहीं रुस्तम की निगाह भी मौजूद है। शानी ने अपनी भूजल पलकों से इस चार दीवारी की तरफ देखा जहां रुस्तम का कयाम था। इसे महसूस हुआ जैसे वो इस चार दीवारी को नहीं, इसमें मौजूद रुस्तम को देख रही है। इसके रुखसारों की तपश बढ़ गई। वो खिड़की से हट आई। ये काम वो अंधेरे में कर गुजरती तो ज्यादा अच्छा था। वो जानती थी अभी थोड़ी देर में बाखू अपने जेवरात कड़कड़ाती कमरे में पहुंच जाएगी। यहाँ पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले सवाल टोकरी और फूलों के बारे में ही करना था। ऐसे में शानी उस पर अपनी मर्जी वाज़ेह कर सकती थी। उसे बता सकती थी कि इसका जवाब हाँ में है। फिर शायद माँ को खुद ही टोकरी पकड़कर शानी की ओढ़नी में उलट देती। वो चारपाई पर बैठ गई और तसव्वुर की निगाह से बाखू और उसकी साथी औरतों के खुशी से दमकते चेहरे देखने लगी। 5-10 मिनट इसी तरह गुजर गए। फिर शानी को कदमों की चाप सुनाई थी। चाप के साथ जेवरात की कड़कड़ाहट भी थी। यकीनन माँ को इसकी तरफ आ रही थी। शानी के दिल की धड़कन तेज हो गई और रुखसार फिर तपने लगे। बाखू तेजी से अंदर आई। शानी से कुछ कहे बगैर उसने चारपाई पर से दरी और फूलदार चादर खींच ली। फिर वो उन बर्तनों की तरफ बढ़ी जिसमें रात को शानी ने खाना खाया था। उसने वो बर्तन दूसरे बर्तनों से अलहदा करके खिड़की से बाहर फेंक दिए। तब वो दंदनाती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर पहुंचकर उसे जैसे कुछ याद आया। वो पलटी। खिड़की की दहलीज पर फूलों वाली टोकरी रखी हुई थी। उसने बड़ी नफरत से टोकरी भी फूलों समेत नीचे फेंक दी। शानी हक्का बक्का थी। बाखू दरवाजे से बाहर निकलने लगी तो शानी ने आवाज दी, क्या बात है, क्या हुआ? बाखू जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गई। शानी शशदर थी। ये क्या हो रहा था? टोकरी से फूल ना उठाने की वजह से तो बाखू इस कदर बरम नहीं हो सकती थी। ये तो एक अलामती सी रस्म थी। यकीनन बात कुछ और थी, और ये जो बात भी थी खासी गंभीर थी। अभी शानी सी अधेड़ बुन में थी कि नीचे गली से 3-4 अफराद के तेज लहजे में बोलने की आवाजें आने लगी। शानी बेताब होकर दूसरे कमरे की तरफ बढ़ी। एक जवान साल बोतम औरत अपने नंग दड़ंग बच्चे को गोद में उठाए बरामदे की तरफ जा रही थी। शानी ने उसे आवाज दी, बहन बात सुनो। बहन। उस औरत ने एक डरी हुई सी निगाह शानी पर डाली और जवाब दिए बगैर तेजी से आगे बढ़ गई। इसी दौरान में वो बड़ी उम्र की औरत शानी के पास पहुंची जिसने 2 दिन पहले भी शानी से बात की थी और बड़ी मोहब्बत का इजहार किया था। उसका नाम दारी था।
उसके हाथ में एक पतीली थी जिसमें गर्म पानी के अंदर नीम के पत्ते तैर रहे थे। शानी को देखकर उसका चेहरा करख्त हो गया। बिल्कुल अजनबी लहजे में बोली, हराम जादी उतरी नखत्री, तुझे अपनी नौसत फैलाने के लिए यही जगह मिली थी? पर मैंने क्या किया है मासी? तूने क्या नहीं किया? नहीं तो कुत्ते की रन है, तेरे हाथ भी गल कर जड़ जाएं तो ये कम है। मुझे कुछ बताओ तो सही मासी, तूने हजरत साहब की बीवियों पर हाथ उठाया है, उनको मारा है? तूने हजरत साहब को दुख दिया है, उनका पाक बर्तन तोड़ा है? तेरी जबान में कीड़े पड़े, तूने पीरो मुर्शद के खिलाफ बातें की है? आपा तो तुमको कभी माफ नहीं करेंगी, ना तेरे संगी साथियों को। मेरी बात तो सुनो मासी, खबरदार कुतिया, जो हाथ लगाया मुझे तो अपना पजामा दूर रख मुझसे। मौसी दाढ़ी तेजी से एक तरफ को खींच सकते हुए बोली। इससे पहले कि शानी मजीद कुछ कहती वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे चली गई। शानी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। इसकी निगाह बेइरादा मासी दारी का ताकुब कर रही थी। मासी दारी ने दराज के मकान के सामने वाला खुला अहाता पार किया और दूसरे सिरे पर बने हुए झोंपड़ों की तरफ चली गई। उस तरफ एक बड़े झोंपड़े के सामने एक चारपाई बिछी हुई थी। इस चारपाई के इर्द गिर्द कोई 1 दर्जन मोहतम औरतें मौजूद थी। चारपाई पर एक भारी भरकम औरत लेटी थी। शानी को याद आई ये वही बीमार औरत है जिसे 2 दिन पहले रात के अंधेरे में शानी ने देखा था। मुकामी लोग इसकी चारपाई कंधों पर उठा कर लाए थे। बाकू ने बताया कि ये औरत शहर में काम करती थी, वहां सख्त बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच गई थी और अब हॉस्पिटल से वापस अपने घर आई है। शानी ने उसकी सूरत नहीं देखी थी। आज भी वो औरतों की ओट में थी। कुछ देर बाद सामने की औरतें इधर उधर हुई तो शानी को बीमार औरत की सूरत नजर आई। यकायक शानी के जिस्म में चींटियां सी रेंग गई। ये बीमार औरत चालां थी। शानी की निगाह धोखा नहीं खा रही थी, ये वही थी। इसके चेहरे का रंग बदलकर गहरा स्याह हो गया। चेहरे पर क्रीन से थे और ये क्रीन जिस्म के सारे नंगे हिस्सों पर भी थी। वह भी भारी भरकम थी लेकिन निस्बतन पहले से कमजोर हो चुकी थी। यकायक सारी सूरत शानी की समझ में आ गई। जाला मोहतम थी और इसी मोहतम बस्ती की रहने वाली थी। इसे शानी के बारे में क्या मालूम नहीं था और उसे जो कुछ मालूम था उसने मुकामी लोगों को बता दिया था। शानी ने 2-3 दिन पहले भी बाकू से किसी पीरो मुर्शिद का जिक्र सुना था। बाकू ने कहा था कि पीरो मुर्शिद दुआ करेंगे, अब इसके सारे बिगड़े काम सवर जाएंगे। अब शानी पर इंकिशाफ हो रहा था कि वो पीरो मुर्शिद बैरूपिया पीर कुदरत ही था। शानी के देखते ही देखते बहुत से मर्दोजन चालां के झोंपड़े के इर्द गिर्द और सामने के खुले अहाते में जमा हो गए। इन सब के चेहरों पर तनाव की कैफियत थी। वो आपस में सरगोशियां कर रहे थे और उनकी गुसीली निगाहें गाए बगाए इस खिड़की की तरफ उठ जाती थी जिसके अकब में शानी मौजूद थी। गुजरने वाले हर लम्हे के साथ लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा था। चालां हाथ निचा निचा कर बुलंद आवाज में कुछ कह रही थी, मगर फासला ज्यादा होने के सबब आवाज शानी तक नहीं पहुंच सकती थी। ये बड़ी मुख्तलिफ सूरत हाल थी। कल तक यही लोग थे, यही जगह थी, लेकिन चेहरे मुस्कुरा रहे थे। आंखों से शानी के लिए मोहब्बत छलक रही थी। आज सब कुछ बदल गया था। वो एकदम सहम सी गई। कुछ देर पहले निगाहों में जो ख्वाब सजे थे वो चिकनाचूर होने लगे। खुशी कितनी मुद्दत के बाद मिली थी और कितनी थोड़ी मुद्दत के लिए मिली थी। वो तो अभी एक बार खुलकर मुस्कुराई भी नहीं थी कि आंखों में फिर से नमी उतरने लगी थी। अभी कुछ देर पहले जो नन्हे नन्हे फूल खिड़की की दहलीज पर इसके लिए बहक रहे थे और इसकी हाँ के लिए बेकरार नजर आते थे, वो अब नीचे धूल में पड़े थे और लोग उन्हें रोनते हुए गुजर रहे थे। इतने में दरवाजे पर आहट हुई। शानी ने घूम कर देखा। आरफ कम्बुआ तेजी से अंदर दाखिल हो रहा था। वो शलवार कमीज और वास्कट में था, चेहरा तमतमाया हुआ था। शानी के पास पहुंचकर वो सरसराती आवाज में बोला, बड़ी गड़बड़ हो गई है बीबी। इस खबीस औरत ने सारा काम खराब कर दिया है। ये शहर के हॉस्पिटल ही में कहीं मर जाती तो अच्छा था। आरफ का इशारा यकीनन जालां की तरफ था। शानी ने पूछा, क्या कहा है उसने? वो सब कुछ जिसे सुनकर ये मोहतम आग बगोला हो सकते थे। कुदरत को ये मोहतम बरादरी जितना मानती है इतना कोई और नहीं मानता। वो उस पर अंधा यकीन रखते हैं। अब तुम्हारे हवाले से जालां की बातों ने उन्हें गमो गुस्से से भर दिया है। तुम्हारे और रुस्तम के लिए उनकी सारी मोहब्बत खौफ और नफरत में बदल गई है। मैं बड़ी गलत सलत बातें सुनकर आ रहा हूँ। मुझे डर है। वो कहते कहते खामोश हो गया। शायद उसे एहसास हो गया था कि बात मुकम्मल करके उसे शानी की परेशानी में इजाफा नहीं करना चाहिए। इतने में मुखिया दराज भी अंदर आ गया। शानी ने देखा कि कलाशन कोफ उसके कंधे से लटक रही है। उसकी चौड़ी पेशानी पसीने से तर थी। शानी से नजर मिलाए बगैर आरफ से मुखातिब होकर बोला, मामला खराब होता जा रहा है। हजरत साहब का बड़ा मुरीद जालब आपे से बाहर हो रहा है। उसने जालां के साथ मिलकर लोगों को बहुत भड़का दिया है। कोई और मामला होता तो मुझे संभालने में जरा देर ना लगती, पर यह बड़ा नाजुक मामला है। ऐसी लड़ाई को लोग 1 मिनट में काफर मुसलमान की लड़ाई बना लेते हैं। वो देखो, मेरा ख्याल है कि दूसरे पिंड से भी लोग आ रहे हैं। आरफ ने खिड़की में से दूर कच्चे रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा। शानी और मुखिया दराज ने एक साथ पलट कर देखा।
छोटी बड़ी टोलियों की सूरत में दर्जनों अफराद तेज कदम उठाते इस चौंपड़ा बस्ती की तरफ आ रहे थे। उनके हाथों में लाठियां, कुलाड़ियां वगैरह थी। अपने उरी और शक्ल सूरत से वो भी बोतम नजर आते थे। बाखु निशानी को बताया कि डेक नाले के साथ साथ ऊपर की तरफ 2-3 मजीद मोतम बस्तियां मौजूद हैं। देखते देखते बस्ती के वस्त में खुली जगह पर हुजूम में इजाफा होने लगा। लोगों के चेहरे तने हुए थे। मुखिया दराज के खास आदमी जो लाठियों और कुलाड़ियों से मुसल्ला थे, हुजूम को एक हाथ से आगे बढ़ने से रोक रहे थे। खास आदमियों में से 2-3 के पास देसी साख्त की राइफलें भी नजर आ रही थी। मुखिया दराज ने गहरी सांस ली तो उसका चौड़ा सीना दीवार की तरह नजर आने लगा। वो मुस्तहकम आवाज में बोला, निकड़ी, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं नीचे जाकर इन लोगों से बात करता हूँ। आरिफ कम्बुआ ने कहा, क्या ये अच्छा नहीं कि सबके सामने जाने की बजाय तुम 10 बंदों को अंदर बुलाकर बात कर लो? गालबन 10 खानदानों की 10 औरतों की तरह 10 मर्दों को भी इकाई की तरह समझा जाता था। अभी दराज ने आरिफ कम्बुआ की बात का कोई जवाब नहीं दिया कि अचानक सीढ़ियों की तरफ से शोरगुल सुनाई दिया। उसके साथ ही बहुत से अफराद सीढ़ियों पर दंदनाते हुए ऊपर आने लगे। उनके ललकारे बड़े खौफनाक थे। वो एक दूसरे को मशवरा दे रहे थे, बाहर निकालो इसको, टोटे कर दो, थाम मार दो। दराज के सामने चेहरे पर खून की सुर्खी दौड़ गई। इसने बिलातामल अपनी खौफनाक क्लाशनकोफ कंधे से उतार कर हाथ में ले ली। जो अफराद सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे पर नमूदार हुए उनकी तादाद 10 के लगभग थी। उनमें 5-6 नौजवान थे। छोटी दाढ़ी वाला जो नौजवान सबसे आगे था, उसके हाथ में छोटे से दस्ते वाली चमकीली कुल्हाड़ी थी। वह शक्ल सूरत से दराज का करीबी रिश्तेदार लगता था। ये पुरगज़ब टोली मुखिया दराज को अपने सामने देखकर एक लम्हे के लिए चौंकी। शायद उन्हें तवक्को नहीं थी कि दराज यहाँ मौजूद होगा। 2-3 सेकंड खामोशी रही। फिर सबसे पहले अंदर दाखिल होने वाला दाढ़ी वाला नौजवान कड़क कर बोला, हराम जादी, जहाँ छुप कर बैठी हुई है, बाहर निकल। तूने हजरत साहब की बीवियों पर खत नहीं उठाया, हमारी माओ पर खत उठाया है। तूने हम सब की इज्जत का जनाजा निकाला है। आपा तुझे इसकी सजा जरूर देंगे।